हाय दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे विधि विरुद्ध संगम अध्याय 2 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 का यह भाग है। तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स की ये डिमांड आई थी कि छोटे छोटे लेक्चर न बना के थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बनाया जाए तो एक्ट जो है ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि कहाँ तक इसको जो है अपन पहुँच पाते हैं। तो अध्याय 2 देखेंगे विधि विरुद्ध संगम, मतलब कोई विधि विरुद्ध संगम कब माना जाएगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में जो है यह अध्याय है। तो नंबर 1 जो धारा 3 है यहाँ से ये प्रारंभ होता है। विधि विरुद्ध संगम कौन बनेगा, कैसे बनेगा, जैसे लश्करी तायपा बन गए, कैसे आतंकवादी संगठन जो है घोषित होते हैं, और यहाँ पर इसको समझाया गया है। धारा 3 किसी संगम के विधि विरुद्ध होने की घोषणा, मतलब कोई भी संगठन है उसको विधि विरुद्ध कैसे घोषित किया जाएगा, ये धारा 3 में बताया गया है। इसकी एक घोषणा होती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमें याद रखना है, ये घोषणा कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। जब केंद्र सरकार की राय होती है कि कोई संगम विधि विरुद्ध हो गया तो वो क्या करेगा, उसको शासकीय राजपत्र यानी गजट में जो है वो सूचना प्रकाशित की जाएगी कि ये फलाना फलाना संगठन है जो ये विधि विरुद्ध हो गया है और अब ये लीगल नहीं रहा। और जो ऐसी सूचना निकाली जाएगी, ऐसी विशिष्टियों में निकाली जाएगी, उसका ऐसा प्रारूप होगा जैसा केंद्र सरकार उचित समझे और आवश्यक समझे, ऐसे में वो निर्दिष्ट होंगी। अब यहाँ पर एक परंतु लगा है, परंतु इस उपधारा में कि कोई बात केंद्र सरकार से किसी ऐसे तथ्य को प्रकट करने की अपेक्षा नहीं करेगी जिससे करना वह लोकहित में जो है आवश्यक नहीं समझती। उसको सब बताना पड़ेगा कि इसको तुमने क्यों विधि विरुद्ध घोषित किया है संगम को। लेकिन अगर उसको लगता है कि कोई बात बताने से देश में जो है अफरा तफरी मच जाएगी, लोक शांति भंग होगी, तो वह चाहे तो नहीं भी बता सकती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है, ऐसी कोई अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि देखो जो अधिकरण है, धारा 4 में भी अधिकरण बताया गया जाएगा ट्रिब्यूनल, तब तक उसके द्वारा आदेश के द्वारा पुष्टि न कर दी जाए और शासकीय राजपत्र में प्रकाशित ना हो जाए, तब तक ऐसी जो है अधिसूचना का कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों परंतु में फिर परंतु लगा दिया, अगर सरकार को लगता है कि कोई ऐसा संगठन है जिसको तत्काल प्रभाव से ही जो है घोषित करना है कि ये विधि विरुद्ध संगठन है, तो उसको केंद्र सरकार जो है कर सकती है। पॉइंट नंबर 4 और ऐसा लिख देगी उसमें कि फलानी फलानी तारीख से जैसे अधिसूचना किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए धारा 4 के दिन किया जाएगा, शासकीय राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावित होगी। और ऐसा लिख भी सकती है कि जब अधिकरण उसको फाइनलाइज कर देगा तो उससे स्थायी रूप से प्रभावित हो जाएगी, और अब इसको अस्थायी रूप से जो है घोषित कर रहे हैं। पॉइंट नंबर आता है 4, ऐसी हर अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाने के अतिरिक्त कम से कम ऐसे दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। दोस्तों यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे कि राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ साथ और कहाँ सूचना प्रकाशित होगी। तो दैनिक समाचार पत्र जो रोज का दैनिक भास्कर हो गया, कई ऐसे पेपर्स हैं जो रोज प्रकाशित होते हैं। मतलब दैनिक से मतलब होता है रोज वाले, हफ्ते या महीने में निकलने वाले नहीं। रोज जो दैनिक समाचार पत्र है उसमें जो है जहाँ और उसका परिचालन जहाँ जहाँ पूरे भारत में जिसका हो उसको जो है भेजा जाएगा, और उस राज्य में जिस राज्य में वह प्रभावित है उसका प्रधान कार्यालय है उस संगठन का, वहाँ पर भी जो है भेजा जाएगा और पेपर में निकलवाया जाएगा। और उसको एक नोटिस भी दिया जाएगा, तामीली की जाएगी, उससे पावती ली जाएगी, उसके प्रधान कार्यालय में ये बताया जाएगा कि आपका जो संगम है ये विधि विरुद्ध हो चुका है। केंद्र सरकार ठीक समझे तथा ऐसी तामील करने में निम्नलिखित सभी या कोई ढंग अनुसरित किए जाएंगे। तो तामीली कैसे होगी ये इसमें बताया गया है। नंबर 1, अधिसूचना की एक प्रति को संगम के कार्यालय के यदि कोई हो किसी सहायक दृश्य भाग में लगाना। संगम का कोई कार्यालय है जिसको विधि विरुद्ध घोषित किया गया है तो उसके सहायक दृश्य भाग में माने जहाँ आराम से दिख सके, मान लो उसके दरवाजे पर लगा दी, कोई भी आएगा सबसे पहले उसको पड़ेगा। अधिसूचना की एक प्रति जहाँ संभव हो संगम के प्रधान पदाधिकारियों पर यदि कोई हो तामील करना। अगर मान लो संगम है जो संगम के पदाधिकारी हैं तो उन पर जो है तामील करके भी इसकी तामील की जा सकती है। नंबर C,
अधिसूचना की अंतर वस्तुओं को उस क्षेत्र में जिसमें संगम के क्रियाकलाप मामूली तौर से किए जाते हैं होंडी पिटवा कर या लाउड स्पीकरों द्वारा घोषित करना। जैसे लाउड स्पीकर के द्वारा या गांव में मुनादी पिटवा के, हुंडी पिटवा के, डोंडी डोंडे कहते हैं क्योंकि गांव की भाषा में इसको पिटवा के जो है और बता सकते हैं, या अन्य ऐसी रीति से जो व्यक्त की जाए। दोस्तों अध्याय 3 अभी आप इसको अच्छे विस्तृत से पढ़ लें। डेफिनेशन का पार्ट में अलग से लेके आऊँगा जो छूट गया है आप लोगों को बहुत विस्तृत तरीके से, और एक एक करके फिर लास्ट में जो जैसे इसको तोड़ मरोड़ के पढ़ाना होगा मैं पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ाऊँगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इस एक्ट में आपको, बस आप लगातार वीडियो देखते रहें, आपका काम जो है हो जाएगा। अब धारा आती है 4, अधिकरणों को निर्देशित ट्रिब्यूनल होते हैं। जहाँ की धारा 3 के उपधारा 1 के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना द्वारा कोई संगम विधि विरुद्ध घोषित किया गया है, वहाँ केंद्र सरकार उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर। दोस्तों ये जरूर याद रख लेना, ये फिगर जो होते हैं दिन वगैरह तारीखें वगैरह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। 30 दिन के भीतर यह अधिसूचना अधिकरण को न्याय निर्णित करने के प्रयोजनार्थ निर्देशित करेगी कि संगम को विधि विरुद्ध घोषित करने का पर्याप्त हेतु था या नहीं। राज्य सरकार केंद्र सरकार ने किसी को विधि विरुद्ध घोषित किया तो 30 दिन के अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल बना है अधिकरण, वो इसकी जांच करेगा कि इसको सही किया या नहीं किया। तो 30 दिन के अंदर जो है ये उस पर उससे विचार विमर्श लिया जाएगा। तो कितने दिन दोस्तों? 30 दिन। उपधारा 2, उपधारा 1 के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर अधिकरण प्रभाव संगम से लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी सूचना की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर हेतु दर्शित करे कि संगम को विधि विरुद्ध क्यों न घोषित किया जाए। अधिकरण प्रभावित संगम से, अब देखो ये उसको 30 दिन के अंतर्गत क्या है उसको मिलना है। देखो अधिकरण को 30 दिन के लिए भेजा जाना है, पर्याप्त है तो क्या नहीं। अब जब जैसे ही इसको अधिकरण को सूचना प्राप्त हुई तो ये जो संगम है उससे जवाब मांगेगा कि 30 दिन के अंदर आप बताओ कि क्यों, कारण बताओ, नोटिस जारी करेगा कि क्यों ना आपके अधिकरण को जो है क्या कर दिया जाए, विधि विरुद्ध घोषित कर दिया जाए। ये सामान्य स्थिति की बात हो रही है कि जब सरकार को लगता है कि इसको किया जाए तो वो 30 दिन के अंदर किसको निर्देशित करेगी, ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल किसको नोटिस जारी करेगा, उस संगम को। लेकिन ऊपर हमने परंतु भी पढ़ा कि अगर सरकार को लगता है कि तत्काल प्रभाव से इसको जो है हमें करना चाहिए विधि विरुद्ध घोषित, तत्काल कर देगी और बाद में ये ट्रिब्यूनल वाला काम करती रहेगी। नंबर 3, अधिकरण संगम या उसके पदाधिकारियों या सदस्यों द्वारा दर्शित हेतु पर यदि कोई विचार करने के पश्चात धारा 9 में निर्दिष्ट रीति से जांच करेगा। अब ये जांच करेगा, अगर उसने मना किया कि नहीं हम विधि विरुद्ध नहीं है तो जांच करेगा। केंद्र सरकार से या संगम के किसी पदाधिकारी या किसी से ऐसी अतिरिक्त जानकारी मंगाने के पश्चात, संगम से भी जानकारी मंगाएगा वो केंद्र सरकार से भी मंगाएगा, जैसी वह आवश्यक समझे वह निश्चित करेगा कि इसको पर्याप्त हेतु या नहीं। इसकी पुष्टि करेगा, या तो अधिसूचना को जो है आदेश को निरस्त कर देगा या उसको बरकरार बनाए रखेगा केंद्र सरकार की, हाँ चलो ठीक है विधि विरुद्ध घोषित हो गया। धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना निकाले जाने की तारीख से 6 मास की कालावधि के भीतर करेगा। निर्देश कितने दिन के अंदर, इसको निर्णय कितने दिन के अंदर करना है, 6 माह के अंदर। तो दोस्तों केंद्र सरकार जब भी कोई ऐसा विचार करेगी कि इसको विधि विरुद्ध घोषित किया जाए किसी के लिए, तो 30 दिन के अंदर निर्देशित किसको करेगी, ट्रिब्यूनल को, अधिकरण को। वो 30 दिन के अंदर उससे जवाब मांगने के लिए कहेगा, और जब जवाब मिल जाता है तो 6 महीने के अंदर, ये तारीख याद कर लेना, समय याद कि 6 महीने के अंदर अधिकरण को जो है यह डिसाइड करना है कि यह विधि विरुद्ध संगम है या नहीं। उपधारा 4, अधिकरण का उपधारा 3 के अधीन किया गया आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, फिर 1 गज़ट में प्रकाशित होगा और फाइनली वो हो जाएगा। अब आता है अधिकरण 5। अभी अपन ने अधिकरण पढ़ा कि ये अब देखेंगे अधिकरण बनता कैसे है, इसमें कौन होगा, क्योंकि सब कुछ पूरा खेल जो है अधिकरण का ही है। केंद्र सरकार जब जब आवश्यक हो एक अधिकरण का गठन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी। ये गठन कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी दोस्तों, तो ठीक है। और गजट में प्रकाशन करने के बाद जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप
निवारण अधिकरण किसके नाम से जाना जाएगा? विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण के नाम से ज्ञात होगा, और जिसमें एक व्यक्ति होगा जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। तो अधिकरण में दोस्तों कितने सदस्य होंगे? इसमें केवल जो है एक सदस्य होगा। ये हमें याद रखना है कि धारा 5 में जो अधिकरण बनता है धारा, वो उसमें केवल एक व्यक्ति होता है। किस धारा में बनता है? 5 में। और क्या होता है? एक व्यक्ति जो है इसमें होता है। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, और राजपत्र में जो है अधिसूचना द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। परंतु किसी व्यक्ति को ऐसे नियुक्त न किया जाए जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो। तो दोस्तों अधिकरण जो ट्रिब्यूनल है इसका, वो किसी भी हाई कोर्ट का, संबंधित हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना आवश्यक है। कौन बनेगा ट्रिब्यूनल का मतलब जो मेंबर होगा ट्रिब्यूनल का में, वो कौन होगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। अगर वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है दोस्तों, तो वो जो है नहीं बनेगा। धारा 2, यदि अधिकरण के पीठासीन ऑफिसर के पद में अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न कोई रिक्ति किसी भी कारणवश हो जाती है, तो केंद्र सरकार उस रिक्ति को भरने के लिए इस धारा के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी, और वह कार्यवाहियों को अधिकरण के समक्ष उस प्रक्रम में चालू किया जाएगा इस प्रक्रम पर वह रिक्ति भरी गई है। मान लो अधिकरण है, वो कोई जांच कर रहा है, जांच आधी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है और पद से जो है मुक्त हो जाता है, तो अगला जो पदाधिकारी आएगा नियुक्त होगा वो वहीं से उस जांच को आगे बढ़ाएगा। ठीक है। लेकिन अगर छुट्टी वगैरह ली है तो कोई बात नहीं है, वही आके देखेगा। उपधारा 3, केंद्र सरकार अधिकरण को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, जैसे मान लो लिपिक, चपरासी वगैरह, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कर्मचारी उसको चाहिए होंगे उस सदस्य को वो मिलेंगे। अधिकरण के संबंध में उपगत सभी व्यय भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे। तो जो अधिकरण है इसका पैसा जितना इस पर खर्च होगा वो भारत की संचित निधि में से चुकाया जाएगा, ऐसा उपधारा 4 में लिखा है। उपधारा 5, धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाली सभी मामलों में जिनके अंतर्गत वह स्थान व बेस्थान आते हैं, जहाँ वह अपनी बैठक करेगा, अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। उसको कहाँ मतलब लगाना है अपनी अधिकरण की बैठक, वो खुद जो है डिसाइड करेगा धारा 9 के अनुसार। उपधारा 6, इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए अधिकरण की शक्तियाँ निम्नलिखित विषयों के संबंध में होंगी। देखो तो कौन कौन, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता का वो यहाँ पर इस्तेमाल करेगा, सिविल प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो की जाएगी, क्रिमिनल प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो नहीं की जाएगी। तो किन किन बातों का ध्यान रखेगा, आइए उनको जानते हैं। नंबर का, किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना। जो भी संबंधित गवाह होंगे उनकी परीक्षा कराएगा, ठीक है, उनको हाजिर कराएगा, उनको समन जारी करेगा और शपथ पत्र पर परीक्षा माना उनकी गवाही होगी, एग्जामिनेशन होगा उनका ऑन ओथ, शपथ पत्र उन्हें देने पड़ेंगे। साक्ष्य के रूप में पेश की जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ का प्रकटीकरण और उसका जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स होंगे और पदार्थ वगैरह होंगे सब उसको साक्ष्य के रूप में वो लेगा और शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेगा, बिना शपथ पत्र के साक्ष्य नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक न्यायाधीश के रूप में काम, चूँकि अधिकरण को न्यायालय नहीं माना जाता है, फिर भी यहाँ पर वो जो है शपथ पत्र के रूप में काम करेगा। ठीक है, अधिकरण है, ठीक है, एक मतलब अधिकरण जो अलग से होता है उसको एक विशेष न्यायालय न मान के अलग से उसको एक मतलब ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है कि आप अलग से इसके न्यायाधीश हैं और जो है आप इसके बारे में जो है अपना काम करें। जैसे मान लो विद्युत के आपने देखे होंगे अलग से ये डीजे साहब होते हैं, उनको अलग से उनका अधिकरण महोदय बना दिया जाता है, तो वो अलग से उसके स्पेशल जज हो जाते हैं। इसी प्रकार इसके लिए भी ये स्पेशल क्या हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, माने अलग से इसके जज हो गए और इसको ही ये सुनेंगे इस मामले को, और कोई इसको नहीं सुन सकता है। ठीक है, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख को मंगाना, किसी भी न्यायालय में अगर कोई दस्तावेज से संबंधित या कोई भाग कुछ रखा है या किसी कार्यालय में तो वो मंगा सकता है। साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी, जैसे मान लो कोई साक्षी ऐसा है जो नहीं आ सकता है, असाध्य है या कोई ऑफिसर है, तो कमीशन जारी होता है 26
जो है ऑर्डर CPC का उसमें, तो उसके अनुसार कमीशन जारी होगा और वहीं से वो जो है रिकॉर्ड करके गवाही ले आएगा। तो अब धारा 7 आती है दोस्तों, अधिकरण के समक्ष की कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 228 के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। तो दोस्तों ये न्यायालय समझा जाएगा और इसकी कार्यवाही क्या समझी जाएगी, न्यायिक। माना अगर कोई झूठे साक्ष्य गढ़ता है, ठीक है, तो उसको जो है और या 195 वगैरह की और ये अध्याय के प्रयोजन के सिविल न्यायालय समझा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि अगर कोई झूठी गवाही वगैरह देता है या गवाहों को धमकाता वगैरह है, जैसे न्यायालय के गवाहों में के अधिकार होते हैं वैसे हनी के रहेंगे, उन पर जो है 193 228 की जो है दोस्तों कार्रवाई की जाएगी। अधिसूचना के प्रवृत्त रहने की कालावधि और उसका रद्द किया जाना। जो अधिसूचना जारी की जाएगी वो कितने समय तक प्रभावित रहेगी और उसे कब रद्द किया जा सकता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम जो आके देखते हैं। उपधारा 1 उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह कि धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना उस तारीख से जिस तारीख को वह प्रभावी होती है 5 वर्ष की कालावधि के लिए उस दशा में प्रवृत्त रहेगी जिसमें कि अधिकरण उसमें की गई घोषणा की पुष्टि धारा के अधीन किए गए आदेश द्वारा कर देता है। कोई अधिसूचना निकाली गई कि ये जो संगम है ये जो है विधि विरुद्ध है, तो और इसकी पुष्टि ट्रिब्यूनल ने न्यायाधीश महोदय ने भी कर दी है, तो ये 5 साल तक जो है प्रभावित रहेगी। कितने दिन तक, 5 साल तक। अब धारा याद कर लेना 5 साल तक। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्र सरकार धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना या तो स्वप्रेरणा से या किसी विशेष व्यक्ति के आवेदन पर किसी भी समय रद्द कर सकेगी, चाहे उसमें की गई घोषणा अधिकरण द्वारा पुष्टि कर दी गई हो या नहीं। 5 साल तक के लिए तो प्रभावी है जब तक उसको दोबारा न बढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आवेदन लेके आता है और सही तथ्य रखता है तो केंद्र सरकार चाहे तो उसको कभी भी जो है समाप्त कर सकती, भले ट्रिब्यूनल महोदय ने कोई आदेश पारित किया हो इसमें ना किया हो, भले 5 साल तक के लिए किया हो, लेकिन पहले भी उसको जो है समाप्त किया जा सकता है। तो किसको पावर समाप्त करने की, दोस्तों केंद्र सरकार को। किसी विधि विरुद्ध संगम की निधियों के उपयोग का प्रतिषेध करने की शक्ति। जो देखो कोई विधि विरुद्ध संगम घोषित कर दिया, उसकी जो निधियाँ हैं, उसका पैसा है, उसकी जो धरोहर है, उसका उपयोग करने पर प्रतिषेध करने की शक्ति किसको है, कैसे है, अपन आगे देखते हैं। जहाँ की धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना द्वारा जो उस धारा की उपधारा 3 के अधीन प्रभावी हो गई है, कोई संगम विधि विरुद्ध घोषित किया जा चुका है और केंद्र सरकार या ऐसी एजेंसी के पश्चात जैसे वह ठीक समझे समाधान हो गया है कि किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में कोई ऐसे धन प्रतिभूतियाँ या पावन धन है या प्रतिभूतियाँ माना गारंटीज हैं, ठीक है, या कोई भी अन्य चीज़ें हैं, तो उस विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं या उपयोग में लाए जाने के लिए आशयत हैं, वहाँ केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को ऐसे धन और प्रतिभूतियाँ पावनों को या किन्हीं अन्य ऐसे धन और प्रतिभूतियों या पावनों को जो इस आदेश के किए जाने के पश्चात उसकी अभिरक्षा में आए, केंद्र सरकार के लिखित आदेशों के अनुसार के सिवाय संदत्त परिदत्त अंतरित करने या उनसे किसी भी रीति से अन्यथा बरतने से लिखित आदेश द्वारा प्रतिसिद्ध कर सकेगी कि इनका उपयोग जो है धन का नहीं किया जाए या इनका आशय इस पूर्वक न रखा जाए कि इनको इस संगम के लिए उपयोग किया जाए, और ऐसे आदेश की एक प्रति जो प्रतिसिद्ध व्यक्ति हैं उनको तामील कराई जाए कि आप लोग इसका जो है उपयोग नहीं करेंगे। नंबर 2, केंद्र सरकार उपधारा 1 के अधीन किए गए प्रतिषेधात्मक आदेश की एक प्रति अन्वेषणार्थ सरकार को भेजेगी, ठीक है, और ऐसे राजपत्रित ऑफिसर को पृष्ठांकित करेगी जिसे वह चुने, और ऐसी प्रति जैसे देखो एक राजपत्रित अधिकारी को भी पृष्ठांकित करेगी जिसको वह चुने, ठीक है, उस व्यक्ति के जैसे वह निर्दिष्ट है किसी परिसर में। देखो मान लो पुस्तकों की परीक्षा कर सकेगा, जो बही मही खाते हैं उनको सबकी जो है तलाशी लेगा और पूरा का पूरा जो है वो अधिकारी अन्वेषण करके वो केंद्र सरकार के समक्ष रखेगा और वहाँ सब लोगों से जो है पूछताछ करेगा और पूरा का पूरा जो है ब्यौरा केंद्र सरकार को देगा। 3 आती है, इस धारा
के अधीन किए गए किसी आदेश की प्रति की तामील उस रीति से की जाएगी जैसे समन की तामील दंड संहिता के अंतर्गत की जाती थी। निगम, कंपनी, बैंक या अन्य संगम है मान लो जिन पर तामील होता है तो उनके प्रबंधक हैं, जो जैसे बैंक है SBI का, तो उसके प्रबंधक को, मैनेजर को पढ़ने दे दी। कोई सरकार है तो उसके सचिव को दे दी, ठीक है, ऐसे, या उसके ऑफिसर्स को दे दी किसी संगम के, तो ये माना जाएगा कि पूरे निगम पर जो है उसकी तामीली हो गई है। या जिसको जो कारोबार चलाता है उसको, अब कंपनी को तो कहीं ढूंढेंगे नहीं, मान लो जियो है तो उसके जो यहाँ का हेड ऑफिस होगा उसको दे देंगे प्रबंधक को, तो ये माना जाएगा कि उस पर तामील हो गई है। अब धारा 4 दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको अपन को याद करना है। उपधारा 4, उपधारा 1 के अधीन किए गए प्रतिषेधात्मक आदेश से विचलित व्यक्ति ऐसे आदेश की तामील की तारीख 15 दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश के न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति सुरक्षा निवास करता है या कारोबार चलाता है या विलाप के लिए स्वयं कार्य करता है, देखो या तो वो रहता है या निवास करता है या जहाँ पर उसका धंधा पानी है वहाँ का जो DJ साहब है, जिला लगता है उसका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर 15 दिन के अंदर जहाँ उसको नोटिस मिला है 15 दिन के अंतर्गत जो है उसकी उस आदेश की जो है जिला न्यायाधीश के यहाँ प्रश्न का निश्चय करने के लिए जो है अपील टाइप की वो कर सकता है। ऐसा वो आवेदन लगाएगा वहाँ पर जिला न्यायाधीश के 15 दिन के अंदर, लेकिन कि सर हमारा ये जो विधि संगम है विधि विरुद्ध नहीं है और इसके आगमों पर प्रतिषेध न लगाया जाए और इसका जो पैसा निधि वगैरह हमें इसकी उपयोगिता, तो इसमें 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि तामील होने से 15 दिन के अंदर और कहाँ, जहाँ पर वो निवास करता है या रहता है या उसका कारोबार है, उसको वहाँ के किसके लिए, जिला न्यायाधीश, DM साहब का जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं, DJ साहब के यहाँ, जिला न्यायाधीश के यहाँ, ठीक है दोस्तों, तो करना है। उपधारा 5, उपधारा 2 के अधीन किए गए किसी अन्वेषण के अनुक्रम हमें अभिप्राप्त कोई भी सूचना वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक कि वह इस धारा के अधीन की किन्हीं कार्रवाइयों के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, सरकार के किसी राजपत्रित ऑफिसर द्वारा केंद्र सरकार की सम्मति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी। कोई भी जो जानकारी है केंद्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा जब तक केंद्र सरकार की सम्मति ना हो जाए तब तक प्रकट नहीं की जाएगी। वो अधिकारी भी तब प्रकट कर पाएगा जब राज्य सरकार का दोस्तों इसमें कोई रोल नहीं है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सम्मति दे देगी उसके बाद ही जो है ये प्रकाशित हो पाएगी। इस धारा में प्रतिभूति के अंतर्गत ऐसी दस्तावेज आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह धन का संग्रह करने के लिए किसी वैध दायित्व के अधीन है, जिसके अधीन किसी व्यक्ति को धन का संग्रह के अधीन। देखो प्रतिभूति तो आप जानते ही है, कोई गारंटर होता है कि ये पैसा नहीं देगा तो हम देंगे, ऐसे प्रतिभूति का भी यहाँ पर वही महत्व है। एक दस्तावेज लिखा जाता है, इसका कोई अलग से कुछ नहीं है, ये कोई याद करने लायक चीज़ नहीं है। आता है 8, धारा 8, विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए स्थानों को अधिसूचित करने की शक्ति कि जो विधि विरुद्ध संगम के स्थान हैं ये कौन कौन से उपयोग में लाते हैं, इनको चिन्हित किया जाए। जहाँ की उपधारा 3 के अधीन निकालेगी किसी अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना कहाँ निकाली जाती है 3 में, जो उस धारा की उपधारा 3 के अधीन प्रभावी होगा, ये कोई संगम विधि विरुद्ध घोषित किया जा चुका है वहाँ केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे स्थान को अधिसूचित कर सकेगी जो देखो एक कि फलानी जगह पे ये एक कमरा या बिल्डिंग जो है इसमें ये चिन्हित की जाती है कि ये विधि विरुद्ध कार्यों के लिए उपयोग की जाती थी, तो उसका भी जो है गजट में उसको निकाल दिया जाएगा। स्पष्टीकरण, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए स्थान के अंतर्गत गृह या निर्माण या उसका भाग या तंबू या जलयान आता है। कौन कौन आता है? स्थान को घोषित कर सकते हैं, किसी ग्रह को, किसी निर्माण मान लो थोड़ा सा ही बना है तो वो निर्माण हो जाता है, कोई उसका जैसे उससे अहाता लगा है तो पूरा भाग आ जाता है, कोई तंबू है या कोई फिर क्या है जलयान या वाहन वगैरह हैं। उपधारा 2, उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना निकलने पर वह जिला मजिस्ट्रेट, अब यहाँ पर DM साहब, कलेक्टर ही DM होते हैं, ठीक है, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर ऐसी अधिसूचित स्थान स्थित है या उसके द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत कोई या तो वो या उसके द्वारा जिनको उनने लिखित रूप में घोषित किया कि आप जाओ वो जाएंगे। पहनने के वस्त्रों, रांधने के बर्तनों, चारपाइयों और बिछौना शिल्पियों के औजारों, खेती के उपकरणों, ढोरों और अनाज खाद्य पदार्थ अन्य ऐसी वस्तुओं को जिन्हें वह तुच्छ प्रकृति का समझते हो उन समस्त जंगम संपत्तियों की जो अधिसूचना स्थान में पाई जाए एक सूची में
सम्मानित साक्ष्यों की उपस्थिति में तैयार करेगा। देखो कोई अधिसूचना निकली कि फलानी फलानी जगह है, इसको आपको जो सीज करना है, तो उस पर क्या क्या छोड़ेगा। देखो तो ये बहुत ही पहनने की वस्त्र नहीं आप किसी के लेंगे, रांगने के बर्तन, या देखो खाना बनाने के बर्तन जो होते हैं, चारपाई है लेटने की किसी की, बिछौना है, जो कोई शिल्पी है वहाँ पर तो वो जो अपने जैसे मान लो वसूला वगैरह है, या कोई कन्नी है, हथौड़ा है किसी का जो काम करते हैं, खेती के औजार, या अनाज या गाय माय वगैरह, या ऐसे अन्य पदार्थ जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको छोड़कर 2 या 4 जो वहाँ के सम्मानित गवाह होंगे एक सूची तैयार करेगा कि ये चीज़ें इस मकान में जो है पाई गई है। कौन करेगा? डीएम साहब करेंगे, या उनके आदेश पर कोई अन्य व्यक्ति दोस्तों करेगा। तो ये हमें याद रखना है। दुविधा 3, यदि सूचना में निर्दिष्ट कोई वस्तुएं जिला मजिस्ट्रेट की राय में उस विधि विरुद्ध संग्राम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं या लाई जा सकती हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को उन वस्तुओं का उपयोग जिला मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश के अनुसार करने के सिवा करने से प्रतिषिद्ध करने वाला, तो वो डीएम साहब क्या करेंगे कि बना देंगे कि ये वस्तुएं उपयोग में लाई जा सकती हैं, तो उनके आदेश के बिना कोई भी इन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकता है। जो जहाँ रखा है ज्यों का त्यों रखा रहेगा। नंबर 4, जिला मजिस्ट्रेट तदोपरि यह आदेश कर सकेगा कि कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचना की तारीख को उस अधिसूचित स्थान में निवास नहीं करता था, जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना अधिसूचित स्थान पर या उसमें ना तो प्रवेश करेगा ना रहेगा। और डीएम साहब ये भी बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर नहीं रह सकता इस बिल्डिंग में, आज के बाद कोई नया व्यक्ति इसमें रहने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, उनकी अनुज्ञा के बिना। परंतु इस उपधारा में कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी निकट संबंधी को लागू नहीं होगी जो अधिसूचना की तारीख को अधिसूचना स्थान निवास करता था। मान लो कोई अधिसूचना जिस दिन प्रकाशित तो पहले से ही रह रहा था, तो वो व्यवस्थित उसमें रहेगा, उसको वहाँ से बाहर जो है नहीं निकाला जाएगा। उपधारा 5, जहाँ की उपधारा 4 के अनुसार में किसी व्यक्ति को अधिसूचित स्थान पर या उसमें प्रवेश करने या रहने की अनुज्ञा दी जाती है, वहाँ व्यक्ति इसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय अपने आचरण के विनियमन के लिए, देखो अगर किसी व्यक्ति ने कोई आवेदन लगाया कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, उसको वहाँ पर रहने के लिए मिल जाएगा मान लो, तो उसको कुछ शर्तें दी जाएंगी, उनका जो है पालन करना पड़ेगा। अब आती है उपधारा 6, कोई पुलिस ऑफिसर जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। देखो यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर जो उपनिरीक्षक यानी एसआई से नीचे का नहीं होना चाहिए, या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, या तो फिर केंद्र सरकार ने अलग से उसको पावर दे रखी हो, या फिर वो कम से कम एसआई होना चाहिए। अधिसूचित स्थान या उसमें प्रवेश करने वाले या प्रवेश चाहने वाले किसी व्यक्ति की या किसी ऐसे व्यक्ति की जो उस पर या उसमें है तलाशी ले सकेगा, और ऐसे किसी व्यक्ति को तलाशी लेने के प्रयोजन के लिए निरुद्ध कर सकेगा, तो वहाँ पर उनको निरुद्ध पकड़ सकेगा और तलाशी ले सकता है। लेकिन एसआई से नीचे का कोई व्यक्ति तलाशी नहीं ले सकता है, या तो फिर केंद्र सरकार द्वारा अलग से एक अधिकारी भेजा गया आगे हो वो। परंतु इस उपधारा के अनुसार किसी महिला की तलाशी महिला द्वारा ही ली जाएगी, उसके सिवाय नहीं ली जाएगी, ये तो आप जानते ही होंगे। अब आती है दोस्तों उपधारा 7, यदि उपधारा 4 के अधीन किया गया किसी आदेश के उल्लंघन में कोई व्यक्ति किसी अधिसूचित स्थान में है, तो ऐसी किन्हीं अन्य कार्रवाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विधि विरुद्ध की जा सकेंगी, उसे किसी भी ऑफिसर द्वारा अथवा केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहाँ से हटाया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो करता है तो उसको हटा देंगे वहाँ से। उपधारा 8, उपधारा 1 के अधीन किसी स्थान के संबंध में निकाली गई अधिसूचना से अथवा उपधारा 3 या उपधारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति, अब देखो अधिसूचना कर दी या उसके विरुद्ध कोई आदेश निकल गया, तो वो क्या करेगा? या घोषणा कराने के लिए व्यवस्था विधि संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है, अथवा उपधारा 3 या 4 के अधीन किसी आदेश के पास, देखो कोई आदेश हो गया है तो वो क्या करेगा? उसको पास कराने के लिए कहाँ जाएगा दोस्तों? इतनी सी बात है, और कोई नहीं तो जिला न्यायाधीश के यहाँ 30 दिन के अंतर्गत वहाँ पर क्या करेगा? 15 दिन के अंतर्गत, और यहाँ पर जो क्या है उपधारा 3 या 4 की आदेश को पास कराने के लिए 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। वहाँ पर तामील होती है जब, तो 15 दिन के अंदर, और यहाँ पर जब उसके विरुद्ध आदेश होता है तो आदेश से 30 दिन के अंदर, ठीक है। आवेदन यथास्थिति अधिसूचना आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश के न्यायालय में कर सकेगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर वह रहता है, ठीक है। और जो जिला न्यायाधीश है वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोई फैसला जो है लेगा कि इसको पास करना है या नहीं। तो जिला न्यायाधीश
यहाँ पर ध्यान रखना है और 30 दिन जो है ध्यान रखना है। दोस्तों इसके फैक्टर मैं बाद में बता दूंगा आपको किस किस धारा में कौन कौन वन लाइनर फैक्टर हैं, और जरूर शॉर्ट नोट्स जो है आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी तो केवल आप सब्जेक्ट की जानकारी के लिए इसको थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ते जाएंगे, बाकी क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पूरा का पूरा मैं आपको ये एक्ट जो है रटवा दूंगा दोस्तों, यह मेरी गारंटी है। बस आप चैनल को देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब आती है धारा 9। इस अधिनियम के अधीन आवेदनों के निपटारे में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। ऐसे नियमों के अध्ययन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण धारा 4 की देखो जो निपटारे की जो प्रक्रिया होगी इसमें क्या है, कोई जांच करने में अधिकरण द्वारा धारा 7 की और धारा 4 या धारा की ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधी ये है कि सिविल प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर फॉलो की जाएगी। ठीक है, और जो है अधिकरण या जिला न्यायाधीश के न्यायालय का जो निश्चय होगा वो अंतिम होगा, इसकी कोई अपील जो है नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी अधिकरण या जिला न्यायाधीश ने कोई जो है फाइनली आर्डर कर दिया है तो दोस्तों वो जो है फाइनलाइज होगा। तो यहाँ पर हमने धारा 3 से 9 अध्याय 2 विधि विरुद्ध संगम की घोषणा के संबंध में पढ़ा। अब आगे का जो है हम शास्त्रियाँ वगैरह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।